यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ सॉलिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स में सबसे पहला है जी एमोर्फस सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड क्या होता है, इसकी शेप क्या होती है, लेस होती है, शेपलेस, यानी कि इसकी कोई शक्ल होती ही नहीं है। पहली बात यह है, इसकी शक्ल जो सी होती है वो यानी कि एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ठीक है ना, एग्जिस्ट ही नहीं करती है, इसकी शक्ल एग्जिस्ट ही नहीं करती। जबकि गिलास है, गिलास में जो उनसे मॉलिक्यूल्स हैं वो पुठे सीधे होते हैं, यानी कि कोई मॉलिक्यूल ऐसे है, यानी कि उसकी फ़िक्स शेप नहीं है, मॉलिक्यूल्स की फ़िक्स शेप नहीं है, फिक्स्ड रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं है मॉलिक्यूल्स में, शेपलेस है। सॉलिड्स में क्या होता है, सॉलिड इन विच पार्टिकल्स आर नॉट रेगुलरली अरेंज्ड, जिसमें रेगुलरली अरेंज नहीं होते। ग्लास में अक्सर देखा होगा आपने, कहीं ठीक है ना, कहीं मॉलिक्यूल्स जब आप पिघलाओगे ना, ग्लास को जब पिघलाओगे तो उसका वो रेगुलरली तरीके से नहीं पिघलेगा, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। ग्लास जो उनसे है उसका रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है ना, और देयर रेगुलर शेप्स आर डिस्ट्रॉयड, और इसकी रेगुलर शेप्स भी नहीं है, यानी कि रेगुलर शेप्स जो उनसे होती हैं वो ख़त्म हुई होती हैं, तबाह हुई होती हैं, नहीं होती उसमें। गिलास का स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा वो होता है, ग्लास का स्ट्रक्चर जो सा होता है वो बहुत ही ज़्यादा उसमें रेगुलर शेप नहीं होती, इरेगुलर शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसमें पार्टिकल जोन से होते हैं वो रेगुलरली अरेंज्ड नहीं होते, ठीक है ना, ओके, समझ आ गई। इसमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स उनका रेगुलरली अरेंज नहीं होते, इसकी वजह से इसके शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स नहीं होते। प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ग्लास हो गया, प्लास्टिक, इसमें भी जो उनसे मॉलिक्यूल्स हैं वो रेगुलरली अरेंज नहीं होते, ना ही रबर में होते हैं ना ही ग्लास में होते। ग्लास का स्ट्रक्चर मैं अभी आपको बनाकर दिखाता हूँ कि आपको पता चल जाए। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो उनसे होते हैं वो ऐसे सॉलिड्स होते हैं कि जिनमें रेगुलर, इसके बिल्कुल उल्टा है, इसमें रेगुलरली अरेंज्ड मॉलिक्यूल्स नहीं होते, इसमें रेगुलरली अरेंज्ड मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, इसकी डेफिनेट शेप भी होती है, 3D पैटर्न होता है इनका, 3D स्ट्रक्चर होता है। पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट 3D पैटर्न, डेफिनेट शेप्स एंड वॉल्यूम, इसका डेफिनेट शेप भी होता है और डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है, ठीक है ना, डेफिनेट फेसेस एंड डेफिनेट एंगल भी होता है इनका, ठीक है ना, डेफिनेट एंगल भी होता है। ईच फेस हैज़, यानी कि हर फेस, हर जोन से मॉलिक्यूल का जोन सा हर मुंह है, हैज़ डेफिनेट एंगल विद द अदर, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एक डिफरेंट एंगल बनाता है, एक डेफिनेट एंगल बनाता है, वो एंगल हर मॉलिक्यूल के साथ बनता है। शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसके शार्प नहीं थे, ठीक है ना। डायमंड और NaCl इसकी एग्जांपल है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, ये ग्लास का स्ट्रक्चर है, ग्लास का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ठीक है ना, रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं है, ग्लास का रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पर फिक्स एंगल भी नहीं बन रहा, ना ही फिक्स एंगल बन रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने NaCl और डायमंड का भी बनाया हुआ है, ये डायमंड है, ये डायमंड का स्ट्रक्चर है, इसमें कार्बन जोन से है, ये दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन के साथ बना रहा है, ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन के साथ बना रहा है, ये जोन सा कार्बन है ना, इन चारों कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। और इसी तरीके से ये वाला कार्बन है, ये अगले 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये वाला कार्बन अगले 4 वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये वाला कार्बन अगले 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये वाला कार्बन अगले 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। और ये जोन सा एंगल है, ये वाला दो कार्बन के दरमियान जोन सा एंगल है, ये वाला दो कार्बन के दरमियान जो सा बॉन्ड आ रहा है ना, इस बॉन्ड के एंगल की बात कर रहा हूँ, ये एंगल हर बॉन्ड में एक ही रहेगा, वो है 109.5 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ पर एंगल फिक्स है, लेकिन इधर एंगल फिक्स ही नहीं है, कभी कोई एंगल उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, ये वो उरा पर आप दाएँ बाएँ हो रहा है। इसी तरीके से NaCl है, यहाँ पर क्या है, ये सोडियम का मॉलिक्यूल है, ये क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से अगला क्लोराइड अगले सोडियम के साथ, अगला सोडियम क्लोराइड के साथ, अगला क्लोराइड सोडियम के साथ, अगला सोडियम क्लोराइड के साथ। अब ये जो बीच में जो सा एंगल है, बॉन्ड एंगल जो सा है, इसमें भी फिक्स है 90 डिग्री, हर एंगल जो सा है वो 90 डिग्री, हर बॉन्ड एंगल जो सा है वो 90 डिग्री पर है। लेकिन इधर ऐसा नहीं है, इधर कोई एंगल उधर जा रहा है, इधर आ रहा है, उधर जा रहा है, इधर आ रहा है, ठीक है। अब इनके बॉइलिंग पॉइंट्स क्यों ज़्यादा होते हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स, ये इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि फिक्स्ड एंगल रखते हैं। फिक्स्ड एंगल का मतलब क्या है, फिक्स्ड एंगल का मतलब ये है कि ये देखें, ये वाला एंगल देखें, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एक दूसरे के ऊपर नीचे ऐसे होंगे, यानी कि
ये डायमंड है, ठीक है ना, ये डायमंड है, ठीक है ना, ये डायमंड है। इसमें जो उनसे एंगल होंगे वो ऐसे होंगे, ऐसे फिक्स्ड में, फिक्स्ड होंगे, फिक्स्ड ऐसे ऐसे एंगल होंगे। जबकि यहाँ पर और पहले ये वाला एंगल टूटेगा, फिर 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 ये वाला, ऐसे ऐसे देर लगेगी टूटने में, इन एंगल्स को टूटने में देर लगेगी, ठीक है ना। ये कार्बन स्ट्रक्चर होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है, 3D स्ट्रक्चर को टूटने में बहुत ज़्यादा देर लगती है, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा इस अर्थ में जो सा सबसे ज़्यादा सॉलिड सख्त पाता है, सख्त तरीन पाया जाता है, वह है यही 3D स्ट्रक्चर वाला डायमंड। ये बहुत ही मुश्किल से इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा सख्त होता है। जबकि ये ग्लास जो सा है ये आसानी से पिघल जाता है। प्लास्टिक इसमें आ जाता है, प्लास्टिक में भी ऐसे ही होते हैं, प्लास्टिक में भी ऐसा ही बॉन्ड्स होते हैं, ये ऐसे ऐसे करके ना बॉन्ड्स बने होते हैं। ये कोई बॉन्ड इधर जा रहा है, ये मॉलिक्यूल है एक प्लास्टिक का, कोई बॉन्ड इधर आ रहा है, इधर जा रहा है, इधर आ रहा है, इधर जा रहा है, ऐसे करके एक प्लास्टिक की शीट होती है पतली सी। आपको पता है कि प्लास्टिक की शीट को जब आप गर्म करते हैं वो भी जल्दी से पिघल जाती है, जल्दी से वो भी पिघल जाती है, ठीक है ना। इसी तरीके से कोई भी लॉलीपॉप जिसमें लपेटा होता है शापर, वो जो सा शापर जो सा बाहर बिखरे होते हैं वो भी इसमें आ जाते हैं, जिनका ठीक है ना एमोर्फस सॉलिड में, ठीक है ना। प्लास्टिक कवर हो गया, प्लास्टिक की शीट होगी, ठीक है। ये सारे एमोर्फस सॉलिड जिनके में मॉलिक्यूल्स एक स्पेसिफिक उनका एंगल नहीं होता। इसमें क्या होगा, जब हम इसको हीट देंगे तो ये जो उनसे एंगल्स ये हैं स्पेसिफिक एंगल नहीं है। स्पेसिफिक एंगल का मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस पूरे स्ट्रक्चर को यहाँ से ये पूरा जो सा है इस पूरे को हीट लगेगी, जिसकी वजह से ये पूरा बॉन्ड टूटेगा, ये पूरा बॉन्ड टूट गया। फिर इस तरह से आगे जो सा ये इतने ज़्यादा बॉन्ड्स आए हुए हैं ये भी टूटेंगे, ठीक है ना। कितनी जल्दी पहुंचा है आगे, फिर आगे ये हीट लगेगी इससे भी, तो ये भी टूट जाएगा। ये ग्लास के मॉलिक्यूल ये भी सारे टूट जाएंगे, ये भी फिर ऐसे करके ये सारा टूट जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये चूँकि फिक्स है, ये देखें ऐसे करके बिल्कुल एक ना कतार में है डायमंड जो उनसे हैं, ये डायमंड का मॉलिक्यूल है ना, एक कतार में ऐसे बॉन्ड आ रहे हैं, ये देखें ये बॉन्ड है बिल्कुल सेम, इसी के ही सेम या इधर करके एक और बॉन्ड होगा, वो भी कार्बन ऐसे बनाया होगा उस कार्बन ने भी, ठीक है ना। ये बॉन्ड पहले टूटेगा, फिर उसके बाद ये वाला बॉन्ड टूटेगा। लेकिन यहाँ पर पूरे बॉन्ड जा रहे हैं, देखें पूरा बॉन्ड जा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखें यहाँ पर ये वाला बॉन्ड पहले टूटेगा, फिर ये सामने वाला बॉन्ड टूटेगा। और इसे तोड़ने के लिए चूँकि ये प्लस और नेगेटिव चार्ज है, आयनिक बॉन्ड है, प्लस और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से बहुत ही हाईली किस्म का बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए भी बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट चाहिए, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा हीट चाहिए, जिसकी वजह से ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है ना। ओके, समझ आ गई। फिक्स्ड एंगल की वजह से वो जो सा एंगल बॉन्ड एंगल होगा वो फिक्स्ड होगा, जिसकी वजह से पहले वो फिक्स्ड एंगल टूटेंगे, फिक्स्ड एंगल टूटने के बाद अगले फिक्स्ड एंगल टूटेंगे, अगले फिक्स्ड एंगल टूटने के बाद दूसरे फिक्स्ड एंगल टूटेंगे, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर पाँचवें, फिर छवें, फिर सातवें, फिर आठवें, फिर नौवें। फिक्स्ड एंगल जो उनसे हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं, एक नहीं है, करोड़ों अरबों खरबों फिक्स्ड एंगल्स हैं, बल्कि खरबों से भी ज़्यादा। यहाँ पर जो उनसे फिक्स्ड एंगल नहीं है, यहाँ पर पुट्ठे सीधे एंगल हैं, वो आराम से ब्रेक होते जाएंगे, ठीक है ना। एक एंगल जो उनसे है, ठीक है ना, एक एंगल जो सा है वो कोई ये है, 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 कोई ये, ठीक है ना, कुछ पता नहीं चल रहा है, ऐसे करके होता है एंगल, कोई ये ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे, ऐसे 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 करके ऐसे, फिर अगला भी ऐसे 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 करके, ठीक है ना, ये जल्दी से ब्रेक हो जाएंगे। ओके, समझ आ गई आपको। ये हो गया हमारे पास अमोर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है ना। डायमंड और NaCl का भी मैंने बना दिया आपको, गिलास भी मैंने बता दिया, प्लास्टिक शीट भी आपको बता दिया, अमोर्फस सॉलिड है। फिर आगे आ जाता है एलोट्रोपी। एलोट्रोपी क्या होती है? एलोट्रोपी क्या होती है? एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इज़ मोर देन वन फॉर्म्स इन सेम फिजिकल स्टेट, यानी कि एग्जिस्टेंस, एक एलिमेंट की जो सी एग्जिस्टेंस है, एक एलिमेंट जो सा है वो बहुत ज़्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है, एक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो बहुत ज़्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है इन सेम फिजिकल स्टेट, एक ही फिजिकल स्टेट में। एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इज़ मोर देन वन फॉर्म्स, एक एलिमेंट की बहुत ज़्यादा शक्ल है,
ठीक है ना, बहुत ज़्यादा अशकाल है, उसे कहते हैं एलोट्रोपी। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है और ये ओजोन है। ये देखें ऑक्सीजन एटम्स सेम है लेकिन एटम्स की तादाद डिफरेंट है, एटम्स सेम है। ऑक्सीजन ये हम जो सी सांस ले रहे हैं, ठीक है ना, ऑक्सीजन वो है। ओजोन जो सी ऊपर एटमॉस्फेयर में मौजूद है, ओजोन गैस जो सी सूरज की अल्ट्रा वायलेट शुआओं को नीचे नहीं आने देती, ठीक है ना, दोनों ही गैसेस हैं, ठीक है ना। इनकी फ़िज़िकल स्टेट सेम है लेकिन है क्या, इन दोनों की फ़िज़िकल स्टेट यानी कि फ़िज़िकल स्टेट सेम है, दोनों गैसेस है ना, फ़िज़िकल स्टेट सेम है, लेकिन है क्या, दोनों के बस एटम से डिफरेंट है। एटम से डिफरेंट होने की वजह से इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो सी होंगी वो डिफरेंट हो जाएंगी, जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी रहेंगी। ठीक है, समझ आ गई आपको, मैं अभी बताता हूँ कैसे रहेगी। 2 और 3 डिफरेंट एटम्स कंटेनिंग इन नंबर, यानी कि डिफरेंट एटम्स हैं इसमें, बट सेम एटम्स प्रेजेंट इन देयर एटम्स, ये इसमें सेम प्रेजेंट है, सेम एटम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं इनमें। यहाँ पर एटम्स सेम है, ऑक्सीजन के ही एटम्स है ना, बस यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के एटम हैं, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन के एटम हैं। ठीक है, अब इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कैसे डिफरेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन जो सी है नीचे रहती है, ये हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन से, ठीक है ना, जिसकी वजह से हम ज़िंदा रहते हैं। जब हम ओजोन को सांस के थ्रू नीचे अंदर लेकर जाएंगे तो हम मर जाएंगे। ये है डिफरेंस इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ का, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है इनकी। ठीक है, समझ आ गई आपको। आगे आ जाएं कि डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ 2 और मोर एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन अ क्रिस्टल ऑफ द लिक्विड। एग्जाम्पल है जी F8। वो कह रहा है कि डिफरेंट अरेंजमेंट होती है, डिफरेंट अरेंजमेंट होती है ऑफ 2 और मोर एटम्स की, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड हैं इसके साथ, जबकि यहाँ पर ओजोन में क्या होता है, ओजोन में ये होता है एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, फिर एक ऑक्सीजन ये। ऑक्सीजन चूँकि 2 बॉन्ड बनाता है और इस ऑक्सीजन ने इस दो बॉन्ड बनाए हुए हैं, ये वाले ऑक्सीजन है, ये वाले 2 बॉन्ड, ये वाले ऑक्सीजन है, ये वाले 2। ये देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर मुख्तलिफ स्ट्रक्चर हैं, स्ट्रक्चर भी मुख्तलिफ हैं, इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हैं। यहाँ पर वो यही कह रहा है डिफरेंट स्ट्रक्चर अरेंजमेंट ऑफ 2 और मोर मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स हैं इसलिए हम 2 कहेंगे। ऑक्सीजन है ये डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, और फिर उसके बाद जो सा ये है यहाँ पर ये डिफरेंट स्ट्रक्चर रखते हैं 2 और मोर एटम्स। यहाँ पर चूँकि 2 हैं मॉलिक्यूल्स इसलिए हम 2 मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, ठीक है ना। और फिर उसके बाद इन अ क्रिस्टल ऑफ द एलिमेंट, ये एलिमेंट के क्रिस्टल्स ही हैं, ठीक है ना, ये ऑक्सीजन का क्रिस्टल, ये ओजोन का क्रिस्टल है, ठीक है ना। क्रिस्टल ये गैसेस हैं, ठीक है ना, क्रिस्टल भी होते हैं, मिसाल के तौर पर डायमंड है, और डायमंड भी एक क्रिस्टल है, NaCl का भी एक क्रिस्टल होता है, सोडियम क्लोराइड 3D स्ट्रक्चर होता है। फिर उसके बाद आगे है जी सेम कोवलेंट, सेम यानी कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो सी होती हैं वो सेम होती हैं। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने अभी बताया, ओजोन की डिफरेंट होती है, ऑक्सीजन की सेम होती हैं। ओजोन की क्यों डिफरेंट हो, जब हम सांस लेते हैं तो हम इसे सांस के थ्रू जब अंदर लेकर जाएंगे तो हम मर जाएंगे। ऑक्सीजन जब हम अंदर लेकर जाते हैं वो मरते नहीं हैं, क्योंकि नॉर्मल गैस हमारे ज़िंदा रहने के लिए ये ज़रूरी है। ओजोन भी ज़रूरी है लेकिन हम सांस के ज़रिए से अंदर थोड़ी लेकर जाते हैं। इसका स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी भी देख लें, स्ट्रक्चर इसका डिफरेंट है, इसका सेम, इसका भी डिफरेंट है। फिज़िकल प्रॉपर्टी यही होती है जो उनसे हमें नज़र आए, जिसका हम मुशाहिदा कर सकें, जो उनसे हमें नज़र आए। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, रिएक्शंस वगैरह, ठीक है ना, रिएक्शंस वगैरह ये सेम होते हैं इनके, ठीक है। ये देखो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, सेम है। यहाँ पर देखो जब पानी ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो फिर H2O2 बनाया, ठीक है ना, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाया। फिर इसी तरीके से ओजोन ने जब पानी के साथ रिएक्शन किया तो फिर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाया, दोनों दफ़ा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बने हैं। इसका मतलब क्या है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, सेम है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों डिफरेंट है, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर भी मुख्तलिफ है इनके साथ, ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, अब आ गया अरेंजमेंट ऑफ एटम्स चेंज विद टेम्परेचर, न्यू एलोट्रोपिक फॉर्म, ठीक है ना। ये कह रहा है कि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जोन सी होती है वो टेम्परेचर के साथ साथ, जिस टेम्परेचर पर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में यानी कि अपने ही एलोट्रोप में चेंज होता है, एक एलिमेंट एलोट्रोप में चेंज हो जाता है, उसे कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है ना। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स चेंज विद टेम्परेचर, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है अरेंजमेंट और मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाती है, यानी कि अरेंजमेंट मॉलिक्यूल की क्या हो जाती है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है
वैसे ही अरेंजमेंट जो सी होती है वो मॉलिक्यूल की बदल कर दूसरे मॉलिक्यूल में तब्दील हो जाती है, ठीक है ना। और उसी वक्त को कहते हैं हम, उसी टेम्परेचर को कहते हैं हम ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है ना। समझ आ गई आपको ये क्या है, न्यू एलोट्रोपिक फॉर्म्स, ट्रांजिशन टेम्परेचर, जिसमें न्यू एलोट्रोप बन जाए, एक एलोट्रोप दूसरे एलोट्रोप में तब्दील हो जाए, उसे हम कहेंगे ट्रांजिशन टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एसेट रोम्बिक है, सल्फ़र ट्रांजिशन टेम्परेचर है जी इसका 96 सेल्सियस, सल्फ़र का ट्रांजिशन टेम्परेचर 96 सेल्सियस है। ये है यहाँ पर रोम्बिक है, और ये जब सल्फ़र जो सा है ये रोम्बिक फॉर्म से मोनोक्लिनिक फॉर्म में जाता है तो ये 96 डिग्री सेल्सियस पर जाता है। ये 96 डिग्री सेल्सियस क्या है, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये देखिए ये सल्फ़र रोम्बिक फॉर्म में ये वाला इसका स्ट्रक्चर होता है, रोम्बिक फॉर्म में ये स्ट्रक्चर देखो इसका W जैसा है, ये देखिए ये W जैसा स्ट्रक्चर है, ये W जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। रोम्बिक फॉर्म में सल्फ़र का W जैसा स्ट्रक्चर होता है, जबकि मोनोक्लिनिक में O जैसा स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ गया, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई, ठीक है ना। समझ आ गई आपको, यही है। और जो सा S8 है, और फिर उसके बाद आगे है जो सा ये P4 है, फास्फोरस। फास्फोरस की एग्जांपल ले लेते हैं। जो फास्फोरस है ये वाइट फॉर्म में, जब ये फास्फोरस वाइट फॉर्म में होता है तो तब हम इसे टेम्परेचर देते हैं 250 सेल्सियस पर जाकर ये फास्फोरस वाइट जो सा है ये फास्फोरस बन जाता है रेड की शक्ल में। फास्फोरस वाइट का जो सा स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, 4 फास्फोरस होते हैं, 3 फास्फोरस होते हैं और उसके दरमियान में एक फास्फोरस लगा होता है। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर दरमियान में फास्फोरस नहीं होता, ठीक है ना। दरमियान में एक बॉन्ड होता है, यहाँ पर दरमियान में फास्फोरस होता है, यहाँ पर दरमियान में एक बॉन्ड होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो से ये यहाँ पर ये P4 है, ठीक है ना। ये 1 2 3 4 फास्फोरस हैं, दरमियान में ये वाले फास्फोरस ने ये वाले फास्फोरस के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। फिर इसी तरीके से ये वाला फास्फोरस दूसरे वाले फास्फोरस से मिला हुआ है, और यहाँ पर भी एक P4 का स्ट्रक्चर बना हुआ है। फिर इस वाले फिर उसके बाद यहाँ पर भी एक बॉन्ड बना हुआ है अगले P4 के साथ, ठीक है। समझ आ गई आपको। ये रेड है, इसकी क्या शक्ल होगी, ये रेड होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी। ये देखिए स्ट्रक्चर देखो इसका और इसका स्ट्रक्चर देखो, ठीक है ना। ये रेड कलर होता है, ये वाइट कलर होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज, ठीक है ना। केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं। जब इसका P4 का किसी के साथ रिएक्शन करवाएंगे सेम प्रोडक्ट्स बनेंगी, जिस तरह ये बनी थी यहाँ पर। मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ किस तरह सेम होती हैं। फिर आगे है जी टिन है, ये टिन है ग्रे क्यूबिक में, ठीक है ना। ये ग्रे क्यूबिक फॉर्म को जब हम गर्म करते हैं तो 13.2 सेल्सियस पर जाकर ग्रे क्यूबिक टिन जो सा है वो बन जाता है वाइट टेट्रागोनल टिन, ठीक है ना। जैसे कि नाम से जाहिर है, यहाँ पर ग्रे है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो सा होगा स्ट्रक्चर दोनों में वैसे भी डिफरेंट होगा। मैंने इसका स्ट्रक्चर नहीं बनाया ताकि आपको कॉम्प्लिकेशन ना हो, स्ट्रक्चर दोनों में डिफरेंट होगा, ठीक है ना। ग्रे जो सा यहाँ पर ग्रे कलर है, ये ग्रे कलर का टिन है, यहाँ पर वाइट कलर का टिन है। ये क्यूबिक स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, क्यूबिक है। जिस तरह इसका जो सा था वो एक चार कार्बन थे, यहाँ पर बीच में कार्बन नहीं था, बीच में एक बॉन्ड था। यहाँ पर 4 कार्बन थे, बीच में एक 4 फास्फोरस थे और बीच में एक फास्फोरस था। यहाँ पर बीच में फास्फोरस ने बीच में एक बॉन्ड है, और इसी के साथ एक और P4 का स्ट्रक्चर है और बीच में एक बॉन्ड है। इसी तरीके से इसके साथ एक और P4 का स्ट्रक्चर है, और दरमियान वाला जो सा दरमियान वाले जो से 2 मॉलिक्यूल्स हैं उनके आपस में बॉन्ड है, ठीक है ना। इसका क्यूबिक स्ट्रक्चर है इस वाले टिन का टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब फास्फोरस की थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। ये वाइट फास्फोरस है, ये रेड फास्फोरस है, ठीक है ना। हमें पता है कि ये वाइट है, ये रेड है। ये वाइट फास्फोरस कौन सा होता है, ये जल्दी से रिएक्ट कर लेता है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जल्दी से रिएक्ट कर लेता है। ये कम रिएक्टिव होता है, जल्दी से रिएक्ट नहीं करता। ये बहुत ज़्यादा जहरीला होता है, पॉइजनस होता है। वाइट फास्फोरस आपको जब खाएंगे तो मर जाएंगे। ये नॉन पॉइजनस होता है, ये बहुत ज़्यादा जहर वाला नहीं होता, ठीक है ना। फिर उसके बाद आगे वैक्सी सॉलिड होता है, बहुत ज़्यादा चिपचिपा होगा, बहुत ज़्यादा चिपचिपा होता है ये वाला वाइट फास्फोरस। जबकि रेड फास्फोरस जो सा होता है ये बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है, ब्राइटल पाउडर होता है, इसका पाउडर फॉर्म में होता है, ये पाउडर फॉर्म में होता है। जबकि वो ब्राइटल पाउडर यानी कि चमकता हुआ पाउडर
ठीक है ना, सफ़ेद पाउडर होगा। ये जो सा है ये बहुत ही ज़्यादा वैक्सी यानी कि चिपचिपा सा होता है, ठीक है ना। ये इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस बता रहा है हमें, ये कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस है। ये जो सा P4 को कहते हैं हम टेट्रा एटॉमिक फास्फोरस, 4 है टेट्रा, ठीक है ना, टेट्रा, और कितने एटम, किसके एटम्स हैं, एटॉमिक फास्फोरस के, टेट्रा एटॉमिक फास्फोरस। और यहाँ पर इसकी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, सल्फ़र और रोम्बिक की, और सल्फ़र मोनोक्लेनिक। सल्फ़र रोम्बिक जो सा होता है ना, ये येलो कलर का होता है, ये येलो कलर का होता है, जबकि यहाँ पर ये वाला सल्फ़र जो सा है, ये सल्फ़र जो सा है इसके कलर का पता नहीं है, ठीक है ना, वो येलो कलर का होता है, जबकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये स्टेबल होता है, स्टेबल यानी कि किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता। इसके वैलेंस शेल में ऑक्टेट रूल के मुताबिक ये स्टेबल होता है, इसकी वजह से ये स्टेबल है, ठीक है ना। ऑक्टेट रूल की वजह से वैलेंस शेल इसका फिल होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स पहले से मौजूद होते हैं, ठीक है ना। और ये जो सा है इसमें ये H2 के साथ रिएक्शन नहीं करता, जबकि ये ईथर के साथ, अल्कोहल के साथ और बेंजीन के साथ, बेंजीन, ईथर और अल्कोहल, इन तीनों के साथ रिएक्शन कर लेता है ये रोम्बिक, ठीक है ना। ये जो सा है ये रोम्बिक बेंजीन, अल्कोहल और ईथर के साथ रिएक्शन कर लेता है, H2O के साथ रिएक्शन नहीं करता, और ये पीले कलर का होता है, और ये स्टेबल कंपाउंड है। इसके वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन हैं, डुप्लीट या ऑक्टेट रूल के मुताबिक ये स्टेबल है। लेकिन ये जो सा है मोनोक्लिनिक वाला सल्फ़र जो सा है, ये 96 डिग्री सेल्सियस या फिर 119 डिग्री सेल्सियस पर जाकर, जब हम इसे 96 डिग्री सेल्सियस तक ले जाते हैं या फिर 119 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर लेते हैं, तो फिर ये स्टेबल हो जाता है, तो फिर ये स्टेबल हो जाता है ऑक्टेट या फिर डुप्लीट रूल के मुताबिक। ये इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी में चेंज था, ठीक है। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं, ठीक है। ये देखें इस तरीके से, जिस किसी के साथ भी एसिड रिएक्शन करेगा, जिस किसी केमिकल कंपाउंड के साथ एसिड रिएक्शन करेगा, सेम प्रोडक्ट्स बनेंगी, ठीक है ना। मोनोक्लिनिक भी सेम प्रोडक्ट बनाएगा, ये रोम्बिक भी सेम प्रोडक्ट बनाएगा। आपको पता भी चल रहा है, यहाँ पर S8 है, यहाँ पर भी S8 है। जब भी ये किसी दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेंगे तो सेम ही प्रोडक्ट बनेगी, क्योंकि सल्फ़र दोनों ही सल्फ़र हैं और दोनों ही में ही एटम की मिकदार बराबर है। ज़ाहिर सी बात है, तो केमिकल कंपाउंड्स जो उनसे बनेंगे रिएक्शन की वजह से, रिएक्शन के बाद वो भी सेम ही निकलेंगे। जिसकी वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएंगी, S8 की सेम हो जाएंगी, ठीक है। ये हो गया हमारा टॉपिक क्लियर।